हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्राइवर लाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर लिन रुओवुई से पूछ रहा था, मिस क्या आप श्योर हो कि आप उससे शादी करना चाहती हो? मैंने सुना है कि उस फैमिली के लोग फार्मर्स हैं एक रूरल एरिया में। रुओवुई यहाँ पर पास का सीन याद करती है। यहाँ पर उसी की फैमिली की छोटी डॉटर लिन मैंग बोल रही थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेंग हाउ से ही शादी करूंगी। रुओवुई जो कि वहीं पर जा रही थी प्लेट में कुछ खाने के लिए लेकर जाकर, वो मैंग की बातें सुन लेती है। मैंग की बात सुनते हुए वो सुनती है कि आखिरकार रुओवुई क्यों इतनी ज्यादा वेल्दी फैमिली में शादी करके इतने अच्छी जगह पे जा रही है, और दूसरी तरफ मुझे एक पिग फार्मर के पास जाना पड़ेगा, वो भी गांव में। इस पर मिस्टर लिन कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिड्यूकुलस है। चैन फैमिली ने पहले तुम्हारी जान बचाई थी और मैंने ऑलरेडी उनके साथ में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए साइन कर लिया है। अगर अब मैं अपना माइंड चेंज करता हूँ फिर इसी वजह से हमारी फैमिली का बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा और हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन पर भी काफी ज्यादा इससे इफेक्ट पड़ने वाला है। और रही बात जाओ फैमिली की, वो तो तुम्हारी सिस्टर को ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों ही वो आखिरकार मैरिज एक्सचेंज के लिए अग्री करेंगे। इस पर मैंग कहती है मैं और जाओ हाओ काफी ज्यादा लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ में हैं। रुओवुई को भी ये बात जानकर बहुत ज्यादा शौक लगता है और मिस्टर लिन को भी। मैंग कहती है कि अगर रुओवुई इस चीज के लिए मान जाए तो फिर मैं और जाओ हाओ एक दूसरे से शादी करने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे। मिस्टर लिन कहते हैं ये कैसी बात कर रही हो तुम? और मैंग कहती है प्लीज डैड आप मेरी मदद करिए। और रुओवुई भी ये सारी बातें सुन रही थी। और यहाँ पर मैंग अपने डैड से कह रही होती है कि वैसे भी चैंग फैमिली के मैरिज सर्टिफिकेट पे अभी तक मेरा नाम मेंशन नहीं हुआ है, क्यों ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा अगर मैं उस फैमिली में जाकर के शादी कर लूँ तो। और चैंग फैमिली के बेटे में मुझे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं। और रुओवुई को ये सब कुछ सुनते हुए बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि उसके अपने लोग उसके साथ में इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। सलिन कहते हैं कि इस चीज के लिए मैं तभी अग्री करूंगा अगर तुम्हारी सिस्टर इसके लिए मान जाएगी। रुओवुई भी यहाँ पर अपने आंसू पोंछती है और तुरंत ही कमरे के अंदर जाती है और कहती है कि मैं इस चीज के लिए अग्री करती हूँ। यहाँ पर मैंग रुओवुई से पूछती है तुम सीरियस हो, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? तो फिर वो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी ना 2 कंडीशंस हैं। उससे पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशंस? सलिन कहते हैं कि अगर तुम अपनी सिस्टर की पीस के लिए उस जगह पे शादी करने के लिए तैयार हो तो फिर तुम जो बोलोगी वो मैं करने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हूँ। रुओवुई कहती है कि पहली कंडीशन तो ये है, ये जो नेकलेस तुम्हारी रिस्ट पे है ये मेरी मॉम छोड़ करके गई थी, तो फिर तुम्हें ये मुझे देना पड़ेगा। और मैंग कहती है ये वर्थलेस चीज को सही में तुम्हारी अटेंशन ग्रैब कर ली, जैसी तुम्हारी वर्थलेस मॉम थी सेम वैसा ये नेकलेस है। खैर उस पिग फार्मर और तुम्हारा एकदम परफेक्ट मैच बन गया है, दोनों एकदम शैवी चीजों को पसंद करते हो। वो वही नेकलेस लेने लग जाती है लेकिन मैंग उसको पीछे कर लेती है और पूछती है कि दूसरी कंडीशन क्या है। वही कहती है जैसे कि हम लोग पहले से अपने स्पाउसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, फिर अब मेरा लिन फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं रहने वाला है। और ये बोलने के बाद वो मैंग के हाथ में से वो नेकलेस स्नैच करके आगे बढ़ जाती है। प्रेजेंट में रुओवुई ये सब कुछ याद कर रही थी और वो ड्राइवर लाओ अंकल से बोलती है कि इवन अगर चैन फैमिली गरीब भी है भी वहाँ पर रहना ज्यादा बेटर होगा। लोगों के साथ में तो डील करने से ज्यादा ही बेटर है जिनके लिए हम इतना ज्यादा करते हैं लेकिन उन्हें हमारी वर्थ की जरा सी भी चिंता नहीं होती। फिर हम देखते हैं यहाँ पर रुओवुई विलेज के बाहर आ गई थी और ड्राइवर अंकल उसका लगेज उसको पकड़ाते हैं और बताते हैं कि इस रोड के ऊपर कार को लेकर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रुओवुई कहती है आप परेशान मत करिए और मॉम मुझे हेवन से बहुत ज्यादा ब्लेस करती है। और ड्राइवर अंकल कहते हैं चलिए तो मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ। फिर यहाँ पर वो उसको एक गड्ढे से पार करवाते हैं और उसका लगेज उसको पकड़ा देते हैं। वो भी अपना लगेज लेकर वहाँ से चल पड़ती है। वो थोड़ी ही दूर चलती है कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल से मिसेस चैंग पहुँच जाती है। जैसी रुओवुई को देखती है उसको देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उनके हाथ में रुओवुई की एक फोटो भी थी। वो उसको डॉटर इन लॉ कहकर एड्रेस करती है और कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। रुओवुई मिसेस चैंग से पूछती है आप मेरी मदर इन लॉ हो? और वो बताती है कि हाँ मेरा बेटा काफी ज्यादा बिजी है और उसने मुझे भेजा है तुम्हें पिक करने के लिए और अब तुम मुझे मॉम बोलना। रुओवुई भी उनको मॉम बोल देती है और मिसेस चैंग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है तुम तो बहुत ज्यादा वेल बिहेव्ड हो। फिर वो उसका लगेज ले जाकर अपने उस व्हीकल में रख देती है। रुओवुई उनसे पूछती है आप चाहती हो मैं इसमें आकर बैठूं? मिसेस चैंग कहती है कि नहीं नहीं मेरे साथ आगे चल के बैठो और ये बोलकर वो उसे अपने साथ आगे बिठा लेती है और फिर वो अपनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से अपने साथ में उसको ले चलती है। रुओवुई तो झटकों से घबरा रही थी। देन हम देखते हैं वो उसको घर पर लेकर के पहुंच जाती हैं। कहती हैं कि हम लोग घर पहुंच गए। रुओवुई घर देखती है और पूछती है तो यही रहना है हमें? कहती है कि हाँ तुम मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक सूप बनाया मैंने। वो अंदर चली जाती है और कहती है चलो तुम भी अंदर आ जाओ और रुओवुई भी उनके पीछे पीछे चल देती है। तो जैसी अंदर आती है एक हैन उसके पास में उड़ती उड़ती आ गई थी और वो उससे डर जाती है कि मदर इन लॉ यहाँ पर उस हैन को संभालती है और उसकी पिटाई करती है। कहती है आज तुम्हारा सूप
बना दूंगी, ज्यादा शैतानी मत करो। और फिर यहाँ पर वो कहती है इसका नाम गूज है और ये ज्यादा बाइट नहीं करता। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर रुओवुई के पास में एक पिग आ जाता है, वो उससे घबरा जाती है और उसकी मदर इन लॉ उसको भी संभालती है और कहती है कि ये पिगलेट को थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए हम इसको घर पे पाल रहे हैं, तुम इससे डर तो नहीं कहीं। रुओवुई उनसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो अच्छा ही है। और उसकी मदर इन लॉ भी कहती है कि ये सबके सब बहुत ज्यादा प्यारे हैं, इनसे तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर रुओवुई अपनी मदर इन लॉ से कहती है आंटी हम लोग अंदर चल के बात करते हैं चलो। उसकी मदर इन लॉ कह रही थी कि इसने मुझे फिर से आंटी बोलना स्टार्ट कर दिया। के बाद हम देखते हैं रुओवुई घर के अंदर आ जाती है और घर का इंटीरियर देखने लग जाती है। उसकी मदर इन लॉ उसको देखकर कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा फॉर्मली ड्रेस करके यहाँ पर आओगी, तुम्हें ठंड लग रही होगी यहाँ पे ऐसे, चलो तुम आराम से बैठ जाओ। और ये बोलकर वो उसको डाइनिंग टेबल पे बिठा देती है और उसको सूप सर्व करती है। रुओवुई भी उनको शुक्रिया बोल देती है। उसके दिमाग में चल रहा था कि ऑल्दो चैंग फैमिली थोड़ी गरीब है लेकिन वो लोग कम से कम उसको तमीज से ट्रीट तो कर रहे हैं। और यहाँ पर मिसेस चैंग रुओवुई से कहती है अगर तुम यहाँ पर ये एंगेजमेंट कैंसिल करने के बारे में सोच रही हो तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुओवुई कहती है अगर वो चैंग फैमिली में शादी नहीं करेगी तो फिर उसके पास में और कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे जाने की। पर उसकी मदर इन लॉ कहती है अगर तुम भी माइंड नहीं कर रही हो तो फिर तुम यहीं पे सेटल डाउन कर जाओ। रही बात मेरे बेटे से तुम्हारी शादी की तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ज्यादा रश मत करो, टेक योर टाइम। रुओवुई भी कहती है वो अपना काम अच्छे से करेगी। फिर यहाँ पर रुओवुई की मदर इन लॉ अपने बेटे जियांग यू के बारे में बताने लग जाती है, बताती है कि उसका नाम चैंग जियांग यू है। रुओवुई भी कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर पूरी तरीके से प्रिपरेशन करके आई हूँ चैंग जियांग यू से शादी करने के लिए, हम लोग एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे। पर उसकी मदर इन लॉ कहती है कि ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। वो आगे कुछ बोल पाती है लेकिन हम देखते हैं पीछे से जियांग वू आ जाता है और कहता है कि मॉम मैं आ गया घर। यहाँ पर रुओवुई जियांग वू को देखती है और उसको देखकर सोचती है ये जियांग वू है, ये तो दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये सही में पिग्स को रेस करते हुए बड़ा हुआ होगा गाँव में। इतनी ज्यादा दुख की बात है कि इतना अच्छा इंसान ऐसी जिंदगी जी रहा है। जियांग वू भी यहाँ पर रुओवुई को ही देख रहा होता है। जियांग वू की मॉम उससे कहती है कि तुम खड़े क्या हो, ये तुम्हारी वाइफ यहाँ पर है, इससे थोड़ा मिलो जुलो। वो भी खड़ी हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं। जियांग वू रुओवुई को देखकर कहता है मेरी वाइफ तो बढ़िया है। यहाँ पर जियांग वू अपनी पॉकेट से निकाल कर उसको देता है और कुछ देता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था तो फिर मैं तुम्हारे लिए यही गिफ्ट ला पाया। वो वही सोचती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और इसकी मॉम भी मुझे कितने ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रही है, ये भी देखो मेरा कितना ज्यादा सोच रहा है। वो भी उसका दिया हुआ गिफ्ट ले लेती है। उस कपड़े के बैग को जब वो ओपन करती है तो फिर उसके अंदर एक रिंग थी। वो उसको देखकर एकदम शॉक्ड होकर कहती है तो डायमंड रिंग है, ये कितनी ज्यादा बड़ी है, उसकी तो बहुत ज्यादा कीमत होगी। और वो उसको एकदम से टेबल पे रख देती है और यहाँ पर जियांग वू और उसकी मॉम दोनों ही हैरानी से उसको देखने लग जाते हैं। उससे पूछते हैं क्या उसको ये रिंग पसंद नहीं आई। फिर जियांग वू रुओवुई को एक और यहाँ पर गिफ्ट देता है जिसमें उसके लिए वो गोल्ड का एक ब्रेसलेट और यहाँ पे पर्ल्स का भी नेकलेस लेकर आया था। रुओवुई ये सब कुछ देखकर कहती है तुम कितना कुछ लेकर के आ गए हो। और यहाँ पर जियांग वू की मॉम उसको डांटने लग जाती है और कहती है कि तुमसे मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम इतने ज्यादा खराब गिफ्ट लेकर आओगे इसके लिए। रुओवुई से कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा अच्छे गिफ्ट दूंगी तुम्हें, और देखना वो इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारी ज्वेलरी बनवा के रखी है मैंने। और इसके बाद यहाँ पर वो उसको एक एमराल्ड का ब्रेसलेट दिखाती है। रुओवुई उसको देखती है और कहती है कि इसकी कीमत तो मिलियंस में होगी, लेकिन वो उसको वो पहना देती है और कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, लो तुम इसको पहन लो। रुओवुई यहाँ पर उनको रोकती है और कहती है मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है, क्या आप लोग सही में फार्मर्स हो। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग वू की मॉम कहती है ऑब्वियसली हम सब लोग फार्मर्स ही हैं, हमारी कंडीशन थोड़ी एवरेज है तो फिर तो माइंड मत करना। रुओवुई यहाँ पर उनकी बात सुनकर सोचती है ये कंडीशन एवरेज है। फिर वो उनसे पूछती है वैसे आप कितने पिग्स को रेस कर रहे हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वो उसको अपने फार्म तक ले आते हैं जहाँ पर तो जानवरों की लाइन लगी हुई थी। जियांग वू रुओवुई को अपने फार्म के बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि उसके पास में कितने बफेलोस, भैंस, पिग्स, सारे के सारे जानवर हैं। फिर वो उनसे पूछती है वैसे तुम कितने पैसे कमा लेते हो एनुअली। फिर वो कहता है बस एग्रीकल्चर का काउंट करे तो फिर हो जाते हैं कुछ मिलियंस। यहाँ पर वो हैरान होती है और कहती है कि तुम किसी और सेक्टर में भी हो क्या। तो फिर वो तो यहाँ पर अपने अपने सेक्टर्स के बारे में बताने लग जाता है। ये सब कुछ जानने के बाद वो तो एकदम हैरान रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जियांग वू के पास में दौड़ी दौड़ी उसकी मॉम आती है और वो उनसे पूछता है कि क्या हो गया, जो कि अपने कार्ड के बारे में बता रही थी। और जियांग वू उनको पूरी की पूरी सिचुएशन ऐसे समझा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं रुओवुई कहती है कि अगर आपको मेरा कार्ड यूज करना है तो फिर आप कर सकती हो, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं मुझे कार्ड की जरूरत नहीं है तुम्हारे, मैं बस चाहती थी कि हम इसको हाउस होल्ड यूज में यूज कर सके इस कार्ड का। ये बोलकर वो जियांग वू को कह देती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ $100
मिलियन ही तो बच्चे है ना अब। ये सुनकर तो वो फिर से एकदम शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो जियांगवू से इस बारे में सवाल करती है तो वो भी यहाँ पर थोड़ा सा शाय होते हुए कहता है ऐसा लगता है कि हाँ ये पैसे कम हैं, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये कम लग रहे हैं तो फिर मैं इसके अंदर और ज्यादा बात भी डलवा दूंगा। लेकिन रो वही कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जियांगवू की मॉम उससे कहती है ये भी कोई बोलने की बात है, तुम्हें रो वही के हाथ में पूरी की पूरी फैमिली की वेल्थ को हैंड ओवर कर देना चाहिए। अभी तक अब से यही सारी की सारी मनी को मैनेज करेगी। जियांगवू भी कहता है हाँ मॉम आप बिल्कुल सही बोल रही हो। फिर वो रो वही के हाथ में वो कार्ड देता है और कहता है कि बाकी बचा हुआ भी मैं तुम्हें दे दूंगा। वो वही कहती है कि 100 मिलियन सही में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जियांगवू अपनी अलमीरा में सामान देख रहा था और वो कह रहा था पता नहीं वो सारे के सारे गोल्ड बार्स और कार्ड्स कहाँ चले गए। रो वही उससे कहती है कि इट्स ओके, अगर तुम मुझे वो नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन वो उससे कहता है कि नहीं, तुम इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करना और मैं एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करूंगा और यहाँ पर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता हूँ। वो वही उससे कहती है कि कोई ज्यादा जल्दी की बात नहीं है, अभी तुम आराम से ढूंढ लो। और वो उसको रोकती है और कहती है अपने पास आ जाओ। और फिर वो बेड पर बैठती है और उससे कहती है मुझे तुमसे एक सवाल करना है। तो फिर जियांगवू पूछता है बताओ। और फिर वो उससे पूछती है कि वैसे कितने पैसे है तुम्हारे पास में। तो फिर वो कहता है कि कुछ बिलियंस है टोटल में। बिलियंस सुनकर तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। फिर घर के आसपास का माहौल देखकर पूछती है तो फिर तुम लोग इतने ज्यादा लोग ही कैसे हो। तो फिर यहाँ पर वो कहता है कि मुझे फार्म के साथ में रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा फील होता है कि मुझे बहुत ज्यादा होम फील होता है फार्म में और वर्क करने के लिए भी काफी ज्यादा कन्वीनियंट है और मुझे यहाँ पर रहने की आदत भी पड़ गई है। वो कहती है अच्छा मैं तुम्हारी बात समझ गई। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम मुझसे ये इसलिए पूछ रही हो ना क्योंकि तुम्हें यहाँ पर रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। अच्छा मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। ऑब्वियसली सिटी में जो घर होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कैसा रहेगा कि हम एक विला बिल्ड कर लें यहाँ पे। यहाँ पर वो उससे कहती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और मेरा ये पूछने का कोई भी मतलब नहीं था। यहाँ पर रहते हुए भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब तक फैमिली साथ में है तब तक सब ठीक है। तो फिर वो भी ये बात सुनकर एकदम हैप्पी हो जाता है। फिर वो उससे कहता है काफी टाइम हो गया है, चलो अब तुम आराम कर लो। यहाँ पर वो उससे पूछते है तुम भी मेरे साथ रूम शेयर करोगे। तो वो कहता है नहीं नहीं मेरी मॉम ने तो मेरा सारा का सामान पैक कर दिया है, मैं तो फ्लोर पे सोने वाला हूँ हमारी वेडिंग से पहले। भी इस चीज के लिए नोट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जियांगवू रो वुई के क्लोज आने लग जाता है और वो बस उसको देख रही थी। लेकिन फिर वो खुद ही पीछे हो जाती है और कहती है कि आज तो हम फर्स्ट टाइम एक दूसरे को जान रहे हैं ना, आज हमारा एक दूसरे को जानते हुए पहला दिन है। ये डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा और ये ठीक भी नहीं है। वो कहता है कि हाँ ये ठीक नहीं रहेगा और वो उसका हाथ अपने ऊपर से हटाने के लिए बोल देता है और वो भी सॉरी बोल देती है उसको और कहती है कि मैं ये पैसों वगैरह की बात सुनकर बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी और भूल ही गई है हाथ भी हटाना है मुझे। वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं तुम अभी आराम कर लो। वो भी इस चीज के लिए नोट कर देती है और इसके बाद जियांगवू वहाँ से उठ करके चला जाता है और रो वही उसको जाते हुए देख रही होती है। देन वो उस बॉक्स को ओपन करती है जिसमें जियांगवू उसके लिए बहुत सारे कार्ड्स देकर गया था जिसमें वो बिलियंस थे। अगले सीन में हम जाओ हाओ को देखते हैं जो कि अब मैंग का फियांसे बन गया है। जाओ हाओ की मॉम मैंग को सब्जियां काटते हुए देखते हुए कह रही थी कितनी ज्यादा क्लमजी है, इसको तो ये भी नहीं आता कि ठीक से वेजिटेबल्स को कट कैसे किया जाता है। मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि इससे तुम्हारी शादी करवानी भी है या फिर नहीं करवानी है। वहीं पर मैंग भी उस सब्जियों को प्लेट में डालकर आगे बढ़ जाती है, कहती है कि ये वो सब्जियां हैं जो आपने मुझसे काटने के लिए बोला था। जाओ हाओ की मॉम कहती है कि कितने ज्यादा अजीब तरीके से तुमने काटा है इसे, इसको मैं कैसे खाऊंगी। फिर हम देखते हैं वो प्लेट को बुरी तरीके से यहाँ पे टेबल पे पटक देती है और कहती है कि खाना है तो खाओ, नहीं खाना मत खाओ, मैं तुम्हारी बेबी सिटर तो हूँ नहीं। जाओ हाओ की मॉम यहाँ पे मैंग से कहते तुम्हें तमीज नहीं है जरा सी भी। जाओ हाओ भी मैंग से बोलता है कि ये तुम्हारा तरीका है मेरी मॉम से बात करने का। तो वो कहती है कि क्यों, वैसे बात करने में प्रॉब्लम ही क्या है। तो मुझे पता रहता कि ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करती है तो फिर मैं इनके साथ रहती भी ना कभी। और ये बोलने के बाद वो तो वहाँ से चली गई थी और पीछे से जाओ हाओ की मॉम कह रही थी कि इसे तो जरा सी भी तमीज नहीं है, रो हुई की तो ये 1% अच्छी भी नहीं है। जाओ हाओ अपनी मॉम से कहता है मॉम अभी आप ये टॉलरेट कर लो, रो हुई का कोई भी लिन फैमिली में स्टेटस ही नहीं है, सारी की सारी पोजीशन तो यही होल्ड करती है ना पूरे के पूरे परिवार में। अभी हमारी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो फिर मुझे इसी से शादी कर लेनी चाहिए, एक बार फंड मिल जाए फिर इसका कुछ भी हम देख लेंगे। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि कल हमें विलेज जाना है, इसको भी अपने साथ ले जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों अगले दिन विलेज पहुँच जाते हैं। रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल था, वहाँ पे वॉक करके जाना। मैंग यहाँ पर जाओ हाओ से बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रही थी तुम मुझे किस तरीके की जगह पर लेके आ गए हो, यहाँ पर तो एक तमीज की रोड तक नहीं बनी हुई है। वो उससे कहता है कि तुम इतना ज्यादा चिढ़ क्यों रही हो, तुम्हें पता नहीं है इस जगह पे बहुत ज्यादा रिच लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसे रिमोट एरिया में इन्वेस्टमेंट करने के बाद ना बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है। इस पर मैंग भी उससे कहती है ठीक है मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगी लेकिन मैं यहाँ पर नहीं चल पा रही हूँ, मैं किसी को मेरे लिए यहाँ पर
कार भिजवानी पड़ेगी। पर जाओ हाउस को देखता है और कहता है आखिरकार तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैफिक था और मुझे खुद से ड्राइव करके यहाँ पे आना पड़ा, तुम तो बस चुप करके बैठी हुई थी ना। तभी यहाँ पर मैंग की नजर रुओ हुई और उसकी मदर इन लॉ पे जाती है। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से बोल रही थी कि अब तुम्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रॉफिट्स के बारे में पता चल रहा है ना, अगर ये नहीं होते ना तो फिर ये जो विलेज की खराब सी सड़कें हैं इन पर कुछ भी चलना बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता। और यहाँ पर वो कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छे से इसको ड्राइव कर लेती हो, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये ब्रेसलेट मुझसे खराब ना हो जाए, रास्ते में बहुत ज्यादा गड्ढे है ना तो गिर सकता है। तो फिर वो उससे कहती है क्यों टेंशन ले रही हो, अगर गिर गया तो तुम्हें नया दिलवा देंगे। हम देखते हैं कि जब ये लोग मैंग और जाओ हाओ के पास से गुजरते हैं तो फिर मैंग उनको रोकती है और यहाँ पर जब वो उसको इग्नोर करके जा रहे होते हैं तो फिर मैंग उनके व्हीकल में कुछ मार के उन्हें रोक लेती है। राव हुई की मदर इन लॉ मैंग से बोलती है कि तुम्हें जरा से भी तमीज नहीं है, ऐसे रोका जाता है लोगों को। और रुओ हुई भी तुरंत ही मैंग को देखकर पहचान लेती है। मैंग रुओ हुई को देखती है और इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर यहाँ पर रुओ हुई की मदर इन लॉ से पूछती है क्या तुम इस बदतमीज लड़की को जानती हो। और फिर जाओ हाओ यहाँ पर मैंग से सवाल करता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी सिस्टर फैमिली के साथ में सारे के सारे रिश्ते नाते तोड़कर अब्रॉड चली गई है। उसके दिमाग में चल रहा था कि सही में मैंने उससे हेजिटेट करा शादी करने के लिए और अब मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। रुओ हुई मैंग से ज्यादा बेटर है। और मैंग यहाँ पर कहती है कि मैंने बस इतना बोला था कि उसने हमारी फैमिली के साथ में सारे के सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं, मैंने ये नहीं बोला था कि वो अब्रॉड चली गई है। और वैसे भी अब वो पुअर फैमिली में यहाँ पर विलेज में शादी करके रह रही है। इस पर जाओ हाओ कहता है उसने मुझसे इस वजह से एंगेजमेंट तोड़ी ताकि वो एक गरीब परिवार में, वो भी गांव में शादी कर ले। और फिर यहाँ पर हाओ कहता है वो वही तुमने जाओ फैमिली को इतना ज्यादा नीचे दिखा दिया। अब वो वही कहती है मुझे कुछ कहना ही नहीं है और अपनी मदर इन लॉ से बोलती है कि चलिए हम चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर तो रुओ वही को मैंग जाने ही नहीं देती है और कहती है कि तुम लोग तो बहुत ज्यादा गरीब नजर आ रहे हो। और फिर वो रुओ वही को पकड़ती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे बहुत ज्यादा पुअर होगा, तुम जाओ हाओ के साथ में अच्छे से बिहेव करो, हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाए। लेकिन रुओ वही कह देती है कि देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है। और इसके बाद मैंग यहाँ पर उन लोगों से कहती है तुम्हारी गाड़ी में जो ये सारा सामान है ना सबको फेंक दो, मैं इसके पैसे दे दूंगी और हमें राइड दे दो। हम देखते हैं यहाँ पर तो जियांग वू की मॉम कहती है कि ये सब कुछ मेरे बेटे ने शादी के लिए खरीदा, सब कुछ नया अच्छा सामान है। लेकिन मैंग कहती है कि इसमें कुछ खास होगा नहीं, आप इसको फेंक दो और हमें राइड दे दो। जाओ हाओ उसको रोकता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर मैंग कहती है कि मैं तो बस इसको पैसे देकर इसकी मदद करना चाहती हूँ। इस पर हम देखते हैं यहाँ पर रुओ हुई उससे कहती है कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है बात कहते हुए। जाओ हाओ उससे कहता है कि रुओ हुई सबसे बड़ी शेमलेस तो तुम ही हो, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा लो क्लास पर्सन निकलोगी। भगवान का अच्छा है कि हम दोनों की मैरिज जो है वो एक्सचेंज हो गई। और रही बात तुम्हें पैसों की जरूरत है, और फिर वो अपने यहाँ पे पॉकेट से एक कैश की गड्डी निकालता है और कहता है मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसे हैं, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जाओ हाओ की मॉम कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है हमें, हम लोग यहीं खड़े रहो। और फिर वो रुओ हुई से कहती है कि चलो बेटा हम चलते हैं। वो लोग जा रहे होते हैं लेकिन मैंग उनको फिर से रोक लेती है और कहती है तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही। रुओ हुई कहती है देखो मैंग तुम मुझे कुछ भी बोल लो लेकिन मेरी मदर इन लॉ को बिल्कुल भी इतनी ज्यादा रफ वे से तुम बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर सकती हो। मैंग तब भी बदतमीजी करती है तो फिर रुओ हुई उसको एक थप्पड़ लगा देती है। मैंग उससे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। रुओ हुई उससे कहती है तुम बड़े लोगों की इज्जत नहीं करती और तुम यही डिजर्व करती हो। और इन लोगों के बीच में तो बहस काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। जियांग वू की मॉम यहाँ पर जाओ हाओ से बोल देती है कि तुम इतने अमीर हो तो फिर मैं तुम्हें बता दूं मेरा बेटा भी काफी ज्यादा रिच है। पर तो हाँ उनको हिट करने के लिए आगे बढ़ रहा था लेकिन मैंग उसको रोक देती है। ये है कि देखते हैं ना इसका बेटा कितना ज्यादा रिच है, खटारा सी गाड़ी में तो ये लोग घूम रहे हैं, इनकी अमीरी मैं भी देखना चाहती हूँ। पर यहाँ पर तो वो रुओ हुई की रिंग उसको दिखाती है और कहती है कि उसने मेरे यहाँ पे डॉटर इन लॉ के लिए डायमंड की रिंग भी खरीदी है। लेकिन वो लोग तो यकीन ही नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि पक्का ये रोड साइड वेंडर से खरीदी गई रिंग होगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों की बहस बढ़ती जा रही थी। जब रुओ हुई उनको अपना ब्रेसलेट दिखाती है तो फिर पहले तो वो लोग ब्रेसलेट को देखकर हैरान हो जाते हैं लेकिन फिर उसको भी लेकर बहस करने लग जाते हैं और मैंग तो रुओ हुई से उसका ब्रेसलेट छीनने लग जाती है। और फिर जाओ आगे आता है और रुओ हुई के हाथ में से वो ब्रेसलेट ले लेता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो, तुम ये वैल्यूएबल चीज डिजर्व नहीं करती, कर वो उसको धक्का दे देता है। रुओ हुई के तो बहुत ज्यादा जोर से चोट लगने वाली थी बट जियांग वू समहाउ एकदम सही टाइम पर आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। वो उसको देखता है और उससे पूछता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो फिर यहाँ पर रुओ हुई उसकी चोट देखती है और उससे पूछती तुम तो ठीक हो। वो उससे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो आगे बढ़ता है और जाओ और मैंग से कहता है तुम दोनों मेरी वाइफ को बुली कर रहे हो। और अब तो ये लोग फिर से इन लोगों को गरीबी के नाम पर बहुत ज्यादा सुनाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो रुओ हुई भी जियांग वू के यहाँ पे बोलती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है। वो की मॉम कह रही होती है कि इन लोगों को बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि हम लोगों के साथ में किस तरीके से डील किया जाए। मैंग उसको यहाँ
यहाँ पर वो ब्रेसलेट दिखाकर चिढ़ाने लग जाती है कि अब तो तुम्हें ये वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जियांग उसके हाथ से वो ब्रेसलेट छीन लेता है और रुओ हुई की तरफ जाता है। उसको देने वाला था, लेकिन फिर वो कहता है इन डिस्कस्टिंग लोगों ने इसे टच कर लिया, अब हम इसको नहीं लेते। मैंग तो यहाँ पर हाउ से बोलती है कि देखो ये हमें क्या बोल रहे हैं। तो फिर हाउ आगे आता है और बताता है वो आज इस गाँव में 500,000 युआन को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। तुम्हें पता भी है कि मैं इस विलेज के लिए कितना ज्यादा बेनिफिट कर रहा हूँ। इस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांगू बोल देता है तो तुम्हारी जो ये जाओ फैमिली है ना, इसके बारे में आज तक मैंने कभी भी नहीं सुना है। फिर मैंग कहती है कि वो इसको बताओ हमारी जाओ फैमिली कितनी ज्यादा रिच फैमिली है, लेकिन वही तो जाओ फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल देती है और हाउ ये सुनकर बड़ा ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके दिमाग में चल रहा था कि वही को पता कैसे चल गया कि हम लोग बैंकक्रप्ट होते जा रहे हैं। मैंग बोलती है कि नेवर माइंड, इन लोगों को समझाकर हमने अपनी एनर्जी वेस्ट भी क्यों करनी है। इसके बाद यहाँ पर जियांगू भी बोल देता है कि तुम लोगों के ऊपर तो बहुत ज्यादा कर्जा है ना। इस पर जाओ हाओ कहता है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, और फिर वो अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल लगाता है। ये कॉल उसने विलेज की डायरेक्टर को करा था। सॉन्ग भी यहाँ पर उसकी कॉल पिक कर लेती है। फोन स्पीकर पे था और हाउ यहाँ पर पूछता है डायरेक्टर सॉन्ग, क्या कोई भी इस विलेज में मुझे यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करना डिजर्व करता है? जल्दी से आप यहाँ पर आ जाओ और उसको सबक सिखा दो। पर डायरेक्टर सॉन्ग कहती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो फिर जो इस इंसान का नाम बता दो, उसको बाद में देख लूंगी। तो फिर यहाँ पर मैंग बोल देती है कि उसका सरनेम जो है चैंग है, पूरा नाम जियांग यू है। सुनते ही डायरेक्टर कहती है अच्छा अच्छा चलो चलो मैं बाद में बात करती हूँ, और ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। फिर हाउ यहाँ पर जियांगू से कहता है देखा मेरी कितनी ज्यादा ऊपर तक बात है तुम्हारे गाँव में। पर जियांगू भी बोल देता है कि मैं अभी देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से जहाँ मैं विलेज की चीफ रिग्रेट करवाने वाली है, इतने ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वे से ट्रीट जो किया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर विलेज की चीफ दौड़ी दौड़ी पहुँच जाती है और वो तुरंत ही आते ही मेक श्योर करती है यहाँ पर जियांगवू और उसकी पूरी की पूरी फैमिली अच्छे से सेफ है भी या फिर नहीं। और इसके बाद जियांगवू की मॉम यहाँ पर विलेज चीफ को जाओ हाओ और मैंग के खिलाफ बताती है कि इन लोगों ने हमारे साथ में डिसरिस्पेक्टफुल वे से ट्रीट किया। विलेज चीफ पहले उनकी आइडेंटिटी चेक लेती है और कहती है कि तुम लोग सिटी से आए हुए वही लोग हो ना। लोग भी इस बात पर अग्री करते हैं और कहते हैं कि ये देखो इन लोगों ने एक ब्रेसलेट चोरी करा, तो फिर इसी वजह से इन लोगों को अच्छे से हमें सबक सिखा देना चाहिए ताकि ये आगे कभी भी चोरी ना करें। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं आपके विलेज में जरा सी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। और मैंग भी बहुत ज्यादा बुराइयां कर रही थी। विलेज चीफ आगे बढ़ती है और मैंग को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है बदतमीज लड़की, तुम्हें तो बिल्कुल अकल नहीं है। मैंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे थप्पड़ मारने की, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। लेकिन विलेज चीफ उन दोनों को ही सुना देती है और फिर वो हाउ से कहती है कि देखो अब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की हमारे विलेज को कोई भी जरूरत नहीं है। हाउ तो यहाँ पर गिनवाने लग जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट करके कितने सारे एहसान कर रहा है इस गाँव के ऊपर। लेकिन विलेज चीफ कहती है कि देखो तुम्हारे ये सारे जो एहसान है ना उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से और दोबारा कभी वापस मत आना। यहाँ पर तो रूबो वही भी बोल देती है कि तुम तो अपनी वही पुरानी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो। पर जाओ हाउ विलेज चीफ से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे मिलियंस में पैसे दूंगा और तुम इन लोगों से नील डाउन होकर अपोलोजाइज करवाओ। इस पर तो विलेज चीफ जाओ फैमिली के जितने भी एंसेस्ट्रल वूम है वो यहाँ पे विलेज से हटवाने का ऑर्डर देने लग जाती है। उसका फोन जमीन पे गिरा देता है और कहता है कि इतनी ज्यादा बदतमीजी करोगी तुम। लेकिन विलेज चीफ उसे भी सुनाती है और कहती है कि ये देखो ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन लोगों के बीच में बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो मारपीट में बदल जाती है। चीफ को जमीन पे गिरा दिया जाता है और वो किसी को कॉल लगाती है। जियांग वो यहाँ पर उन लोगों के साथ में डील कर रहा था। जियांग वो यहाँ पर हाउ को एक पंच मार के जमीन पे गिरा देता है क्योंकि वो भी उसकी बदतमीजी से तंग आ गया था। उसके बाद ये लोग विलेज चीफ को उठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि वो जमीन पे गिर गई थी और उसकी हालत खराब हो गई थी। और पीछे से हाओ और मैंग उन लोगों को कोसते रह गए थे। नेक्स्ट हम यहाँ पर चैंग फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर रूवुई की मदर इन लॉ बहुत ज्यादा मैंग को कोस रही थी और रूवुई कह रही थी वो मेरी सिस्टर है, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। से कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है अगर उसका बिहेवियर ऐसा है तो। और फिर वो कहती है चलो मैं सोने के लिए जा रही हूँ और फिर वहाँ से चली जाती है। जियांग वो भी यहाँ पर रूवुई से बोलता है कि तुम बिल्कुल भी किसी की बातों को दिल पे मत लेना, चलो मैं भी सोने जा रहा हूँ। लेकिन वो उसको रोकती है और इससे कहती है कि तुम्हारे हाथ पर चोट लग गई, तुम्हें इस तरीके से सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। वो उसे अपने रूम में लेकर आ गई थी ताकि उसके वुंड का ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन यहाँ पर वो काफी ज्यादा नर्वस थी और वो खुद से कह रही थी कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और उसको इतना ज्यादा नर्वस नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पर जियांग वो जू राओ से बोल देता है कि आखिरकार तुम वहीं पर खड़े होकर खुद से ही बातें करती रहोगी तो फिर मैं चला जाता हूँ अपने रूम में। लेकिन रो वही कहती है कि नहीं नहीं वे वहीं पर रुको, मैं अभी के अभी तुम्हारे हाथ की चोट को ठीक कर देती हूँ। देन वो उसके पास में बैठ जाती है और मेडिसिन लगाने लग जाती है उसकी चोट के ऊपर। और फिर वो उससे बोलती है कि तुम आज यहीं पर सो जाओ, वहाँ पर बाहर जाओगे तो फिर शोर होगा और फिर और लोग उठ जाएंगे। उसके पास में लेट तो जाता है लेकिन रो वही तो अपनी नींद में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उस बेचारे को ब्लैंकेट तक नहीं देती है। फिर वो उससे कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा
ब्लैंकेट तो दे दो। तो वो उससे कहती है मुझे डर है कहीं मुझे ठंड न लग जाए, तो फिर तुम अपने लिए दूसरा ब्लैंकेट यूज कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि जियांगवू तो उसी के ब्लैंकेट के अंदर एंटर कर जाता है, उससे कहता है कि अब ठंड नहीं लगेगी। और यहाँ पर ये दोनों एक ब्लैंकेट में एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो रहे होते हैं। उसके बाद जियांगवू यहाँ पर रुओवुई से एक सवाल पूछता है कि क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। तो वो उससे कहती है हाँ। तो फिर वो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर दूं। तो फिर वो कुछ बोलती है लेकिन वो उससे पहले ही उसे किस कर देता है। रुओवुई फिर उसे हटा देती है और वो उससे पूछता है क्या तुम भी मुझे कम समझती हो क्योंकि मैं गाँव से हूँ। तो वो उससे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी बस इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं हमारी शादी होने तक का वेट कर लेना चाहिए। तो फिर वो कहता है ठीक है, तो फिर मैं अभी की अभी वेडिंग प्लान करता हूँ। किसी को कॉल करने लग जाता है और रुओवुई उससे कहती है कि अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि कॉल करके वो तो वेडिंग प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। उससे कहती है तुम इतना ज्यादा रश क्यों कर रहे हो, अभी तो हमारे पास में है टाइम। फिर यहाँ पर ये दोनों आपस में कुछ इस बारे में बात करते हैं। फिर वो उससे पूछती है कि यहाँ पर विलेज में कंस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, तो कैसा रहेगा कि हम लोग विलेजर्स के लिए एक हेल्थ क्लिनिक भी बनवा ले। तो वो उससे कहता है कि हाँ ये बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें गवर्नमेंट को बिल्कुल भी परेशान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए मैं पे करूंगा। यहाँ वो उससे कहती है मुझे तो पहले पता ही नहीं था तुम इतने ज्यादा रिच हो। और फिर वो उससे कहता है चलो सो जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं विलेज चीफ के साथ में यहाँ पर जियांगवू और रुओवुई साथ पे थे और यहाँ पर विलेज चीफ सारे के सारे विलेजर्स के सामने अनाउंस कर देती है कि एक हेल्थ सेंटर विलेज में बनने वाला है और ये सब कुछ जियांगवू और रुओवुई की सारी बदौलत हो रहा है। सभी लोग यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा प्रेज करने लग जाते हैं और जियांगवू सबके सामने अनाउंस कर देता है कि न्यू ईयर से पहले वो हेल्थ सेंटर बनवा के खड़ा कर देगा। अभी विलेजर्स खुश होते हैं लेकिन विलेज चीफ पूछती है कि क्या ये सही में पॉसिबल भी हो सकता है। तो वो कहता है ऑब्वियसली मैं पे करूंगा तो हो जाएगा और सारे विलेजर्स को वो मेक श्योर करवाता है और सबके सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर मैंग और जाओ हाओ को देखते हैं। यहाँ पर जाओ हाओ की मॉम मैंग के ऊपर ब्लेम लगा रही थी कि वो प्रोजेक्ट भी जाओ हाओ के हाथ से निकल गया। मैंग बीइंग मैंग वो कहती है कि देखो मेरा इस सब में कोई फॉल्ट नहीं है और उन लोगों से हम मिल गए और हमारा झगड़ा हो भी गया तो फिर ये नॉट माई प्रॉब्लम। और अब ये लोग साथ में प्लान करने लग जाते हैं कि आगे क्या करें ताकि इनका रहना सहना ठीक हो जाए। और इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो एक जमीन पर जा करके क्लिनिक खोल लेंगे जिससे उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो। नेक्स्ट इसी बारे में वो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। जब वो उस लोकेशन पे जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि वहाँ पर तो ऑलरेडी हेल्थ सेंटर खुल रहा है। ये लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कहीं गवर्नमेंट तो यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रही। कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर आता है और बताता है कि गाँव का बॉस ये सब कुछ करवा रहा है और उनके साथ में वो वुमेन भी है। और यहाँ पर वो रुओवुई की तरफ इशारा कर रहा था। मैंग और हाओ तुरंत ही उसके पास चले जाते हैं और मैंग उसकी रोड टोन में बात करने लग जाती है। रुओवुई उससे पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन मैंग उससे कहती है कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना। रुओवुई उससे कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। तो मैंग कहती है कि तुम यहाँ पर हेल्थ सेंटर खोल रही हो और हमें क्लिनिक खोलना था। तो फिर रुओवुई कहती है देखो मेरा हेल्थ सेंटर खोलने से तुम्हारा क्लिनिक चलाने का आखिरकार दोनों का क्या तालमेल बैठ रहा है। और कंस्ट्रक्शन वर्कर भी कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रीजनेबल बन रहे हो। और उन लोगों के बीच में फिर से वही बहस होने लग जाती है। यहाँ पर मैंग और हाओ को तो लग रहा था कि रुओवुई गाँव के गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और वो लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि वो इस हेल्थ सेंटर को बिल्ड करवा सकती है। और यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर से भी कह रहे होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का बेवकूफ बना रही है। यहाँ पर मैंग एक फोन करने वाली थी लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कहीं रुओवुई को डैड ने तो पैसे नहीं दे दिए और उसी वजह से वो ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन करवा पा रही है गाँव के अंदर ही। और वो रुओवुई से इसी बारे में सवाल भी करती है। तो का झगड़ा मारपीट में बदल जाता है। मैंग यहाँ पर फियान से हाओ से बोलती है कि देखो ये मुझे मार रही है, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करते हुए इसके ऊपर हाथ चलाना होगा। यहाँ पर हाओ रुओवुई को हिट करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जियांगवू तब तक वहाँ पे पहुंच जाता है और फिर वो यहाँ पर हाओ से लड़ाई करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरी फियांसे के ऊपर हाथ उठाने की। पर हाओ मैंग से बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, मुझसे फिर से यहाँ पे फंसवा दिया। मैंग उसके शोल्डर पे यहाँ पे मारने लग जाती है और फिर वो रुओवुई से कहती है कि देखो तुम दूसरों का बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मेरा बेवकूफ बनाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। रुओवुई उससे कहती है अब तो इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बचपन में तुम्हारे साथ में कितनी ज्यादा अच्छे से रहा करती थी, तुमने हमेशा ही मुझे बहुत ज्यादा गलत समझा है। और इन लोगों के बीच में ये प्रॉपर्टीज वगैरह को लेकर के बहस होने लग जाती है। तभी कंस्ट्रक्शन वर्कर आते हैं और यहाँ पे वो मैंग से बोल देते हैं कि तुम इसकी वर्दी नहीं हो। और यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तक मैंग को सुना करके जा रहे हैं। मैंग ये चीज टॉलरेट नहीं कर पा रही थी और रुओवुई उससे कहती है देखो अब तुम फालतू में खुद को यहाँ पर मत कोसो। उसके बाद मैंग हाओ से बोलती है कि कैसा रहेगा कि हम लोग तुम्हारे एंसेस्ट्रल हॉल चले। इस पर हम देखते हैं कि जियांग हाओ अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है कि आप मेक श्योर करना कि कोई भी अब हमारे एंसेस्ट्रल हॉल में कोई भी इंसान एंटर ना कर पाए। यहाँ पे हाओ बहुत ज्यादा गुस्सा करता है लेकिन जियांग हो के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। मैंग भी उससे कह देती है बेटा तुमसे ना हो पाएगा और फिर वो अपने हस्बैंड को यहाँ से लेकर के चली गई।
गई थी। नेक्स्ट सीन हम एंसेस्ट्रल हॉल का देखते हैं, जहाँ पर जियांगवू की मॉम अदर विलेजर्स के साथ में पहुंच गई थी ताकि कि कोई भी यहाँ पर फॉरबिडन है एंटर करने से एंटर ना कर पाए। लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ पे हाओ आ जाता है और कहता है ये मेरे पूर्वजों की जगह है, तुम लोगों ने अपनी मौत को बुलावा दिया है जो यहाँ पर एंटर कर गए। और इस बीच हम देखते हैं यहाँ पर जियांगवू और रुओ हुई भी पहुंच जाता है। एक वुमेन यहाँ पर हाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, पर वो उस वुमेन को पुश कर देता है और कहता है लगता है कि आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन जियांगवू हाओ को एक लगाता है और कहता है कि तुम्हें बड़े लोगों की इज्जत करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। गाँव के और लोग भी यहाँ पर हाओ को सुनाने लग जाते हैं और मैंग हाओ से कहती है गाँव के गवार लोग हैं, इनको क्या ही पता है हमारे बारे में, इनकी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन गाँव के कहने लग जाते हैं कि जाओ फैमिली जब पहले विलेज में रहा करती थी तो फिर उसकी रेप्यूटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं, लेकिन हाँ अभी भी बहुत ज्यादा उन लोगों के सामने आकर के दिखा रहा होता है। लेकिन ये सिचुएशन उसी के ऊपर ओवरटेक कर लेती है और इसके बाद सारे के सारे विलेजर्स यहाँ पर उसका सारा सामान र्यून कर देते हैं जो कि उसके एंसेस्ट्रल के रिस्पेक्ट में रखा गया था। देन मैंग और हाओ दोनों को ही गांव से धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है और उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी होती है। हाओ और मैंग दोनों डिसाइड करते हैं कि अब तो किसी भी हाल में इन लोगों से बदला लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर रुओ वी और जियांगयू को जियांगयू के घर पे देखते हैं। जियांगयू की मॉम यहाँ पर किसी वुमेन के साथ बाहर चली जाती है और उसके बाद रुओ वी जियांगयू से कहती है कि पक्का मैंग हमारे से बदला लेने के बारे में जरूर सोच रही होगी। रही बात जाओ हाओ की, वो पर्सन तो और ज्यादा बुरा है। वो उससे कहता है परेशान मत हो, कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ये चीज मेक श्योर करूंगा। फिर वो उससे कहता है हमारी मैरिज सेरेमनी भी होने वाली है तो फिर उसके लिए हमें कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए भी तो जाना पड़ेगा। उससे पूछती है इतनी जल्दी, तो फिर वो कहता है जल्दी नहीं है, ये बिल्कुल सही टाइम रहेगा। फिर वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन इसी बीच जियांगयू की मॉम आ जाती है। उनको देखकर थोड़ी एम्बेरस होती है और कहती है तुम लोग अपना काम कंटिन्यू रखो। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर हाओ को देखते हैं जो कि मैंग और अपनी मॉम के साथ में अपने घर में मौजूद था। यहाँ पर हाओ की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि उनके क्लिनिक खोलने का सारा प्लान चौपट जो हो गया था। उन्हें ये भी पता चलता है कि उनका एंसेस्ट्रल डोम भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से र्यून हो चुका है विलेजर्स की वजह से, और ये सब की वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क रही होती है। मैंग कुछ बोलती है और यहाँ पर हाओ की मॉम पे भी भड़कती है। पर मैंग गुस्से से जाने लग जाती है, लेकिन हाओ उसको रोकता है और कहता है कि मेरी मॉम गुस्से में है, तुम उनसे ऐसे बात मत करो। और वो उससे कहने लग जाता है कैसा रहेगा कि तुम अपने शेयर्स हमारे साथ में शेयर कर लो जिससे कि हमें थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। वो कहती है ऐसा, तो फिर वो कहता है कि हाँ ऑब्वियसली हमारा बिजनेस तो ग्रो कर ही रहा है ना, फिर अगर तुम अपने शेयर्स हमारे साथ में शेयर कर भी लोगी तो फिर तुम्हें ही प्रॉफिट होने वाला है इसके बाद में। वो भी कहती है कि हाँ तुम्हारी बात में दम तो मुझे लग रहा है। नेक्स्ट वो अपने डैड के पास में शेयर्स की डिमांड लेकर पहुंचती है। अपने डैड से मना कर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसके डैड सबके लिए मना कर रहे थे। तो फिर वो कहती है कि ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है तो फिर उसके डैड भी इसके लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रुओ वी और जियांगबू को देखते हैं जो कि यहाँ पर वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग के लिए एक शॉप में पहुंच गए थे। रुओ वी कहती है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए तो पीस ऑफ केक है ये भी। देन हम देखते हैं यहाँ पर एक स्टोर का वर्कर आ जाता है इनके पास में जो कि बहुत बड़ा डिजाइनर भी था, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जियांगबू का अच्छा दोस्त जियांगबू के बारे में बताता है और कहता है ये मेरे लिए पहले काम किया करता था। लोगों के बीच में बात होती है और फिर यहाँ पर वो डिजाइनर जियांगबू से कह देता है कि तुम लोग अपने लिए डिजाइनर ड्रेस चूज कर लो, मैं अपना और काम देख लेता हूँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं रुओ वही कहती है कि मुझे लगता है कि मैंग भी यहीं पर है, मुझे उसकी आवाज सुनाई दी थी। जियांगबू कहता है हमें क्या, हम लोग अपनी ड्रेस लेकर चलते हैं यहाँ से। उसी तरफ हम हाओ और मैंग को देखते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा एरोगेंटली एक वर्कर के साथ में बिहेव कर रहे थे, एक ड्रेस की डिमांड कर रहे थे जो कि ऑलरेडी प्री ऑर्डर्ड हो चुकी थी। मैंग बीइंग मैंग वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किसी भी हाल में वही ड्रेस चाहिए। हाओ उससे कहता है कि अब नहीं हो पा रहा तो फिर रहने देते हैं ना, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो तो एकदम जिद पर अड़ी हुई थी। पर यहाँ पर वो वर्कर भी बोल देती है जिस क्लाइंट ने ये ड्रेस बुक करी है वो सैटरडे को शादी कर रही है, किसी भी हाल में आपको ये ड्रेस नहीं मिल सकती, तो फिर इसकी उम्मीद भी आपको छोड़ देनी चाहिए। ये सारी बहस चली रही थी कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर जियांगबू का वो डिजाइनर दोस्त भी पहुंच जाता है। उस वर्कर से कहता है कि मैं इन लोगों को देखता हूँ, तुम जाओ। और मैंग अभी भी बहुत ज्यादा यहाँ पर शोर कर रही होती है। पर हाउस से कहता है कि थोड़ा तमीज से बात करो, ये डिजाइनर और जनरल मैनेजर ली है। और यहाँ पर हाउ बहुत ज्यादा जेनरसली मिस्टर ली से बात कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर ली उसको जरा सा भी भाव नहीं देता और फिर वहाँ से चला जाता है। और इन लोगों का मूड तो पूरी तरीके से खराब हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर रुओ वही और जियांगबू को देखते हैं। यहाँ पर जियांगबू से रुओ वही बोल रही थी मेरी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए, वेडिंग ड्रेस शॉप में इतने अच्छे ऑप्शंस थे कि मुझे टाइम का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं रहा। तो वो कहता है कोई जल्दी नहीं है और तुम्हारे ऊपर मैं जितना भी टाइम स्पेंड करता हूँ वो तो बहुत ज्यादा अच्छे से निकलता है। हम देखते हैं ये लोग एक होटल तक पहुँच जाते हैं, लेकिन होटल की वर्कर उनका रास्ता रोक लेती है।
पर रुओ वही उनसे पूछती है कि तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो। तो फिर वो वर्कर कहते तुम्हें पता भी है कि ये किस तरीके की जगह है, तुम जैसे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, ये हमारा बहुत बड़ा होटल है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस लोगों की वेडिंग परफॉर्म होती है, बहुत ज्यादा हाई क्लोज यहाँ पर आते हैं, तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। वो उनसे कहती है कि ये तुम्हारा तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है अपने गेस्ट को ट्रीट करने का। लेकिन वो वर्कर कहती है देखो हमसे बकवास करनी बंद करो। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब करने के लिए हाओ और मैंग भी पहुंच जाते हैं और वो वर्कर यहाँ पर हाओ और मैंग के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रही थी और हाओ और मैंग भी यहाँ पर जियांग वू और रुओ वुई को बहुत ज्यादा बैडली ट्रीट कर रहे होते हैं। वर्कर उन दोनों को अपने साथ ले जाने लग जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर रुओ वुई अपने लिए आवाज उठाती है और कहती है कि बिल्कुल भी तरीका सही नहीं है, हम भी तुम्हारे गेस्ट हैं लेकिन तुम इनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, ऑन दी अदर हैंड हमें इतने ज्यादा बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हो। पर हाउस से कहता है अपने कपड़े तो देखो जरा, तुम्हें कौन ही सभी से ट्रीट करेगा। फिर हम देखते हैं इन लोगों के बीच में बहस बढ़ती जा रही थी और फिर होटल का मैनेजर आ जाता है और यहाँ पर वो बताता है कि असल में जियांग वू और यहाँ पर रुओ वुई उनके वीआईपी गेस्ट है। इस पर भी हाओ और मैंग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लेकिन मैनेजर उनको बाहर ही निकलवा देता है और फिर उस वर्कर को भी सजा दी जाती है जो कि अभी तक उनके साथ में दरवाजे पे बहुत ज्यादा बैडली बिहेव कर रही थी जस्ट बिकॉज उनके आउटफिट अच्छे नहीं थे। इस बीच मिस्टर ली भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो भी उनको बहुत ज्यादा अच्छे से वेलकम कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रुओ वुई के पास में मेकअप आर्टिस्ट आती है और वो उसका अच्छे से मेकअप कर रही थी। फिर जियांग वू उसको मोटिवेशन देता है और अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों की वेडिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो गई थी और ये दोनों बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे थे एक दूसरे के साथ में। दूसरी तरफ हाओ और रुओ वुई के बीच में तो बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा था क्योंकि उनकी फिर से एक बार बेइज्जती हो गई थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर जियांग वू और रुओ वुई को देखते हैं जिसके पास में जियांग वू की मॉम आती है और पूछती है कि मैरिज सेरेमनी की रिहर्सल कैसी रही। तो फिर वो याद करती है और फिर यहाँ पर उनको बता देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रुओ वुई के डैड का फोन आता है और वो मिलने के लिए बुलवा रहे थे उन दोनों। उसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में जियांग वू और रुओ वुई दोनों ही उसके डैड से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। डैड दरवाजा खोलते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ रुओ वुई को अपने साथ लेकर गए थे और वो लड़ने लग जाते हैं कि तुम मैंग के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर रही हो और उन दोनों के बीच में इसी को लेकर बहस होने लग जाती है। रुओ वुई कहती है कि आपने हमेशा से अपनी सारी की सारी अटेंशन मैंग को दी है और जरा सा भी प्यार उसको नहीं करा। उसके डैड उसके ऊपर हाथ उठा लेते हैं। जियांग वू जो अभी तक बाहर खड़ा था वो भी उस मामले में दखल देता है और कहता है कि देखिए पापा और बेटी के बीच में बोलने का मेरा कोई हक तो नहीं बनता, लेकिन ये मेरी फियांसे भी है और आप इसको इस तरीके से हिट नहीं कर सकते। वो लोग जाने ही लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि मैंग कुछ गार्ड्स के साथ वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लेकर आ जाती है और कहती है अपने नाम के सारे शेयर्स तुम्हें मेरे नाम करने पड़ेंगे। और सबके बीच में तो यहाँ पर इनके लोगों के बीच में और ज्यादा ही कुरल बढ़ जाती है। जियांग वू अपने डैड से कहती है आप यही चाहते हो ना, तो फिर मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ आपके लिए। वो एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है, लेकिन मैंग की डिमांड तो बढ़ती जा रही थी। वो एक और डॉक्यूमेंट लेकर आ जाती है, लेकिन जियांग वू को गुस्सा आ जाता है। वो उस डॉक्यूमेंट के टुकड़े करके उसके मुंह पे मार देता है। सारा झगड़ा बढ़ रहा था और मैंग यहाँ पर रुओ वुई के भी ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हमला करने वाली थी, लेकिन जियांग वू से बचा लेता है। यहाँ पर रुओ वुई इमोशनल भी हो जाती है कि उसके डैड ने हमेशा ही यहाँ पर उससे ज्यादा उसकी स्टेप सिस्टर का साथ दिया। जियांग वू रुओ वुई से कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम इस घर से कभी भी यहाँ पर मत आना। रुओ वुई उनके दिए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है और कहती है तुम लोग यही चाहते हो ना, तो फिर यही लेकर खुश रहो। उसके बाद जियांग वू और रुओ वुई वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट जियांग वू और रुओ वुई साथ में बैठे हुए थे और जियांग वू रुओ वुई का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे जियांग वू की मॉम भी आ जाती है और वो भी रुओ वुई का मूड ठीक करने के लिए उसको एक नेकलेस भी गिफ्ट में देती है और यहाँ पर ये लोग साथ में खुश थे। दूसरी तरफ हाओ और मैंग भी घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हाओ मैंग से कहता है तुम अंदर जाओ, मॉम तुमसे बहुत ज्यादा खुश है कि तुम हमारे लिए वो शेयर्स लेकर आई हो। लेकिन उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर हाओ अपनी मॉम से बात करने लग जाता है कि एक बार सारे काम ठीक से हो जाए, फिर तो मैं इससे ऐसे पीछा छुड़वाऊंगा जैसे इसे कभी जानता ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जियांग वू और यहाँ पर रुओ वुई को देखते हैं जो कि मैरिज की ड्रेस में थे। सिस्टर उनको सब कुछ बता रही थी कि तभी हम देखते हैं कि हाओ और मैंग वेन्यू के बाहर आकर तमाशा खड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और उनको वहाँ से निकलवा देता है। लेकिन वो पीछे के गेट से वेन्यू के अंदर घुस गए थे। यहाँ पर वो देखते हैं जियांग वू की मॉम को और सोचते हैं कि ये तो गांव की लेडी है, इसको यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। और फिर वो उसके पास में पहुंच जाते हैं और उससे झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तब तक जियांग वू और रुओ वुई भी वहाँ पर आ गए, तो वो सबसे पहले तो यहाँ पर जियांग वू की मॉम को संभालते हैं और फिर से इन लोगों के बीच में वही आर्ग्यूमेंट होने लग जाती है। सब कुछ चल रहा था, लेकिन तभी मिस्टर ली आते हैं और वो हाओ और मैंग दोनों को थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं तुम दोनों ही बहुत बड़े वाले इडियट्स हो। और वो बताते हैं कि असल में जियांग वू बहुत ज्यादा बड़ी चैंग फैमिली से बिलोंग करता है, ये लोग बिलियनर्स है। और ये बात जानकर तो हाओ मैंग के ऊपर ही भड़कने लग जाता है। रुओ वुई मैंग से कहती है अब तुम्हें रियलिटी चेक मिल रहा है और मैंग तो यहाँ पे रुओ वुई से माफी मांगने लग जाती है। लेकिन रुओ वुई उससे कहती है कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए ख्याल आता है वो कभी नहीं बदलेंगे। हाओ भी माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इन लोगों को माफी नहीं मिलती और फिर हाओ मैंग को लेकर गुस्से से निकल जाता है। देन हम देखते हैं कि उन लोगों के जाने के बाद शादी में आए हुए सारे
सारे के सारे गेट्स इनको रेड एनवेलप दे देते हैं अपनी ब्लेसिंग्स के तौर पे। दूसरी तरफ हम हाओ और मैंग को देखते हैं जिनका वेन्यू के बाहर आकर बहुत ज्यादा बड़ा वाला झगड़ा होने लग जाता है। इसी बीच मिस्टर ली आते हैं और हाओ उनको देखकर तुरंत ही अपने तेवर बदलता है क्योंकि उनके साथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन मिस्टर ली उसका कॉन्ट्रैक्ट जमीन पे पटक देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करनी। हाओ तो एकदम कंगाल हो गया था और मैंग भी उसको देखकर ऐसे आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जियांग वू और रुओ वुई को देखते हैं जो कि अपनी शादी की सेलिब्रेशन कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मैंग और रुओ वुई के डैड पहुंच जाते हैं। डैड तो माफी मांगने के लिए आए थे, लेकिन मैंग अपना एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं छोड़ती और फिर से झगड़ा होने लग जाता है। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी जियांग वू की मॉम भी आ जाती है और वो भी उन लोगों को सुनाती है कि तुम लोगों को जब जरूरत पड़ी तब तो यहाँ पे मुंह उठा के आ गए, वैसे हम लोगों से बिल्कुल भी तमीज से बात नहीं करते सीधे मुंह। मैंग यहाँ पर रुओ वुई के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन जियांग वू उसे बचा लेता है और डैड यहाँ पे मैंग को एक थप्पड़ लगा लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं मैंग को यहाँ से ले जा रहा हूँ और तुम लोगों की लाइफ में बिल्कुल भी तुमको परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। ये बोलने के बाद डैड मैंग को ले जाते हैं। के बाद ये लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर रिवील होता है कि हाई स्कूल के टाइम पर रुओ वुई की जान एक बार जियांग वू बचा चुका है। ये सब लोग यहाँ पर ये बात जानने के बाद सबके सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जियांग वू बताता है कि मैं तब से ही तुम्हें लाइक करता हूँ। सब लोग चेयर्स करते हैं शादी की खुशी में और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।